नमस्ते, मेरा नाम सनी गुप्ता है। फाउंडर कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जयकांत सर से जानेंगे सर के स्टार्टअप के बारे में, सर की जर्नी के बारे में, सर कैसा कैसा प्रॉब्लम को फेस किए हुए हैं और फ्यूचर प्लान सर का क्या है। और सर अपना खुद का नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। हाय। सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका, जिससे ऑडियंस कनेक्ट हो सके आपसे। मेरा नाम जयकांत है और मैं भागलपुर बिहार से का रहने वाला हूँ। और मेरा जो बर्थ है वो अक्टूबर में 1 अक्टूबर 1989 को हुआ है। ठीक है। और मेरा स्कूलिंग भागलपुर के एसकेपी विद्या विहार से हुआ। फिर उसके बाद घर 10th पास करने के बाद घर से कोटा भेज दिया गया। फिर कोटा से फिर निकला। फिर कोटा से निकलने के बाद फिर चेन्नई गया। चेन्नई में फिर बीएससी नॉटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर उसके बाद शिपिंग लाइन में ज्वाइन किया था एवरग्रीन। फिर एवरग्रीन में शिपिंग लाइन में मैंने काम किया, 3 साल काम किया कंटिन्यूसली। मतलब कि 36 मंथ्स का मेरा टोटल सेलिंग एक्सपीरियंस है और जो शिप सेल पे जाती है उसका एक्सपीरियंस है। फिर सेलिंग ख़त्म करके जब मैं फिर घर आया तो फिर ऐसे भी बहुत टाइम से सोच ही रहा था कि कुछ करना है, बिजनेस करना है। उस टाइम एज कितना था आपका जब आप जॉब कर रहे थे, जॉब से बिजनेस करने के बारे में सोचे? मैं अपने फ्रेंड सर्कल का पहला लड़का था जो कि जॉब करने चला गया था तो 2012 में। ठीक है। और उस टाइम का सबसे हाईएस्ट पैकेज वाला लड़का था। बट अभी भी मेरा पैकेज बहुत अच्छा रहता अगर मैं उसमें रहता तो। पैकेज कितना था लगभग 2012 में? 2012 में मेरा पैकेज था 17 लाख रुपया। 17 लाख? हाँ। वाह। तो फिर उसके बाद जब हम वापस आए तो घर वाले ने फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, क्यों जॉब छोड़ा, क्यों क्या क्या। और किस कंपनी में था जॉब? एवरग्रीन शिपिंग कंपनी। उसके बाद फिर जब मैं आया उधर से तो फिर घर वाले ने बोला कि जॉब क्यों छोड़ा। उस टाइम मैं कोलालमपुर एयरपोर्ट पे ही था। कोलालमपुर एयरपोर्ट पे मेरे घर से मम्मी का, पापा का, छोटे पापा का, सबका कॉल आ रहा है कि नहीं जाना है, उधर ही रहो, अपना जो है काम करो, उसी को कंटिन्यू करो, बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन अंदर से मान ही नहीं रहा था क्योंकि वो करना ही नहीं था मुझे। तो उसके जब घर आया तो घर वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं किया उस टाइम किसी भी चीज़ को, क्योंकि जॉब छोड़ करके आ रहा मेरा बेटा, इतना मेहनत से वो पढ़ाई किया, फिर सारा चीज़ किया, क्योंकि पेरेंट्स का पैसा लगा हुआ था उस टाइम पर। और पेरेंट्स को भी था कि मेरा बेटा जॉब करे, क्योंकि ये ऐसा मेंटलिटीज़ है बिहार का। और हर एक पेरेंट्स का, हर एक गार्जियन का ये सोच होता है कि मेरा बेटा एक अच्छी जगह पे जॉब करे। ठीक है। तो छोड़ के आना बहुत ज़्यादा टफ चीज़ होता है। फिर उसके बाद फिर जब घर आया तो घर में आने के बाद मतलब कि घर पे रुका नहीं था। फिर 2 महीने तक मैं लखनऊ में स्टे किया। फिर लखनऊ में बहुत तरीके से फिर प्रॉब्लम फेस किया रहने पे। मतलब कि घर से बहुत ज़्यादा। फिर घर वालों ने बुलाया, चलो ठीक है अब जो हुआ सो आओ, किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो। मैंने ना पीएससी के लिए तैयारी स्टार्ट कर दिया। और जब पीएससी का पेपर देखा, सिलेबस देखा, मैंने बोला चलो ठीक है किसी तरीके से देखते हैं। और देखने के बाद जब फर्स्ट अटैम्प्ट लिया तो फिर समझ में आया कि मेरे से लेवल से ऊपर का चीज़ है ये हो नहीं पाएगा, बहुत टफ है। फिर समझ में दिमाग में चलने लगा क्या गलती कर दी है क्या, जो अब छोड़ करके नहीं करना चाहिए था। फिर करे तो करे क्या। तो ये MSD उस टाइम MS धोनी की मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम, 2016 या 17 का बात है ये। तो वैसे ही देख रहा था, बोले करना क्या हमको ये खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमको करना क्या है। तो बहुत टाइम मैं घाट किनारे, गंगा किनारे बैठा रहता था, बहुत सारी चीज़ को सोचता रहता था, करना क्या है, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे होगा कुछ भी चीज़, हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा थाट्स चल रहा होता था। कुछ कभी पॉजिटिव थाट्स आते थे, कभी नेगेटिव थाट्स आते थे। तो बहुत सारे थाट्स होता था। फिर गूगल पे सर्च कर रहे 10 लाख में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होगा, 7 लाख में कौन सा बिजनेस हो जाएगा, कितने दिन सर्वाइव कर पाएगा, इस तरह से बहुत सारा। फिर उसके बाद इस तरह से करते करते मेरे दिमाग में आया कि चलो देखते हैं कि इतना सारा वेस्ट है उसका होता क्या है। तो फिर गूगल पे सर्च किए तो बहुत सारा चीज़ निकला कि वेस्ट पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि इसको वेस्ट में ना हम लोग फुटवेयर पे काम करते हैं। तो फिर देखते हैं कि फुटवेयर में कौन काम करता है। तो फिर देखा कि जर्मनी में ऑलरेडी डॉक्टर रॉबर्ट हुक ऑलरेडी काम कर रहे हैं बहुत पहले से, जो कि एडिडास और नाइकी को अपनी टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। बोले अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी तो ये लोग काम कर रहे हैं। फिर उसमें डिटेलिंग लिया कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो फिर पता चला कि ये लोग अपर लेयर बना रहे हैं शूज़ का या फिर किसी चीज़ का। बोले इसका तो नॉर्मली काम तो हो नहीं पा रहा है, मतलब कि उतना ज़्यादा प्लास्टिक्स का वेस्टेज का कुछ हो नहीं पा रहा है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं जो कि अलग हो। तो उसके बाद बहुत सारा मशक्क़त के बाद, बहुत सारे रिसर्च के बाद फिर पता चला कि हम लोग जो प्लास्टिक वेस्टेज होता है या फिर फुटवेयर का इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको हम लोग सॉल्व, जो नीचे लोअर लेयर होता है सोल जूते या चप्पल का, उसको हम लोग उसमें डाल सकते हैं और उसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि सोल बहुत अच्छा बन सकता है और लंबी ड्यूरेबिलिटी का हो सकता है और लो कॉस्ट में हो सकता है।
तो हम लोग फिर उसमें स्टार्ट किए, बहुत सारे रिसर्च पेपर हुआ, फिर सीपेट गए, सीपेट से फिर बहुत सारे पेटेंट के लिए हम लोग फिर अप्लाई किए, और चेन्नई में जो आपका रिसर्च सेंटर है वहाँ पे भी गया। वहाँ से फिर पता चला कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब सबसे पहले था कि अब हम लोग को बेस बनाना है, क्योंकि रिसाइकिल बेस इंडस्ट्रीज खड़ा करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो उसके बाद फिर चाहिए था पैसा कि हम लोग काम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मार्केट देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। तो बैंक से लोन लेने गया, सबसे पहले अप्लाई किया था बिहार ग्रामीण बैंक में, भागलपुर के ब्रांच में। उस पर रिएक्शन हमको जानना है, क्या बोला बैंक? तो पहले तो चलो एक सर थे, तो आलोक सर थे, ऐसे कुछ नाम था उनका, भूल गया मैं। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो हो जाएगा, मुझे मॉर्गेज चाहिए। मैंने बोला ठीक है चलो मॉर्गेज भी दे रहे हैं सर, अब कर दो काम। अचानक से क्या हुआ कि वो ब्रांच मैनेजर का ट्रांसफ़र हो गया जोनल ऑफिस। वहाँ पे आ गई एक लेडी, वो बोले कि हम ये फाइल करेंगे नहीं, बहुत रिस्क है। फिर वहाँ से फाइल मतलब कि बहुत टाइम लगा, 6-7 महीने में। फिर वो ट्रांसफ़र, फिर जो पहले ब्रांच मैनेजर थे उनसे बात किया तो बोले ठीक है आप जोनल ऑफिस आओ। फिर जोनल ऑफिस गया, फिर वो दूसरे ब्रांच भेजे कि वहाँ से होगा। जो दूसरे ब्रांच गया तो उन्होंने सारा चीज़ करवाया, वैल्यूएशन करवा लिया, फिर लीगल रिपोर्ट भी तैयार करवा दिया, बट आगे नहीं बढ़ा, प्रोसेस नहीं हुआ। डेली का डेली टाइम बढ़ रहा था, 6-7 महीने लग गया। मैंने बोला यहाँ से कुछ नहीं होना, किसी और जगह ट्राई करते हैं। उसके बाद सारे बैंक में मैंने चक्कर काटने स्टार्ट कर दिया, जितना बैंक होता है सारे बैंक में, भागलपुर के सारे बैंक में मैं पहुँचा। फाइनली इंडियन इलाहाबाद बैंक, जो कि पहले इलाहाबाद बैंक है थी, अब वो इंडियन बैंक हो गई। तो इंडियन इलाहाबाद बैंक में सबसे फिर मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पे राजीव सर थे, चीफ जनरल मैनेजर, तो चीफ मैनेजर थे। तो उनके पास पहुँचा, उनको प्रपोजल बताया, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर उसके बाद 2 बार विजिट किया, तीसरा बार बोला अच्छा ठीक है काम क्या है। तो फिर मैंने बताया कि मुझे फुटवेयर कंप्लीट करना है, यहाँ पे बनाना है। बोला अच्छा बन जाएगा। बोले हाँ सर बन जाएगा। मॉर्गेज में क्या दोगे? बोले सर प्रॉपर्टी देंगे एज यूजल, जो आपको चाहिए जो सिक्योरिटीज़। तो और क्या दोगे? मैंने बोला क्या दे सकते हैं सर और। तो बोला ठीक है जो भी है करवाओ। फिर उसके बाद 70,000 का FD करवाया। फिर FD करवाने के बाद सारा चीज़ मॉर्गेज में दे दिया। फिर वहाँ से काम स्टार्ट हुआ, मेरा प्रोसेस आगे का फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फिर फाइनली 17 मार्च को मेरा लोन सैंक्शन हो गया। और लोन का अमाउंट क्या था सर? 7 लाख रुपए था टोटल, 5 लाख रुपए कैश क्रेडिट था और 2 लाख टर्म लोन था। फिर उसके बाद हमने मशीन परचेज़ किया, कुछ लीज पे मशीन लिया और अपनी जगह पे ही स्टार्ट किया काम को। फिर उसके बाद स्टार्टिंग डेज में क्या हुआ कि कुछ जब मैंने रॉ मटेरियल्स को स्टार्ट किया देखना बनाना, तो फिर रॉ मटेरियल्स में प्रॉब्लम आने लगा। उस टाइम स्टार्टिंग डेज में मेरे पास 5 लाख का कैश क्रेडिट था, 2.5 लाख मैंने रॉ मटेरियल में लगाया था, और वो 2.5 लाख का जो रॉ मटेरियल था वो पूरा का पूरा बर्बाद निकल गया। तो वहाँ पे फिर दिमाग मेरा एकदम पूरा हम स्टक हो गए कि अब क्या करें। 2.5 लाख तो उधर ही दे दिए, लेबर लोग को भी पैसा देना है, इतने दिन का सारा चीज़ चला गया, अब क्या करें। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रोसेस करके किसी तरीके से अपने रॉ मटेरियल्स को सुधारा। उसको सुधारते मतलब कि ठीक करते, उस पर बहुत सारे अपग्रेड करते करते 6-7 महीने लग गए। तब तक मैं जो कैश क्रेडिट का जो कैपिटल था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका था। अब मेरे पास कैपिटल नहीं, कैपिटल का एकदम पूरा का पूरा शॉर्टेज हो गया, स्कार्स हो गया कैपिटल का। अब क्या करें, तो मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। तो उसके बाद किसी तरीके की हिम्मत करके ना, अब मेरे पास जो स्टॉक था उसको मैं खुद से निकल गया बेचने के लिए गाड़ी पे। मतलब गांव से गांव निकल जाता था बेचने के लिए। वहाँ से फिर किसी तरीके से कैपिटल को ये अरेंज किया। फिर कैपिटल अरेंज करने के बाद फिर काम को फिर धीरे धीरे खींचा। फिर खींचते फिर कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ गया कि अब मार्केट साइज बड़ा हो रहा है, अब हमको कैपिटल चाहिए रॉ मटेरियल और बनाने के लिए। तो उसके बाद फिर फाइनली मेरी मम्मी ने गोल्ड लोन ले लिया कि चलो मेरा बेटा काम कर रहा है, वो गोल्ड लोन ले लेता है। तो फिर मम्मी ने गोल्ड लोन लिया, पैसा दे दिया कि लो काम में लगा लो। फिर वहाँ से उतना कैपिटल को लगा करके फिर आगे बढ़े। फिर उसके बाद सडनली कोविड आ गया। फिर उस टाइम जितना कमाया था फिर से लॉस, अब क्या करें। तो फिर आपका कोविड के टाइम में CGLS लोन था वो मिला, तो उससे किसी तरीके से सस्टेन करने के लिए हो गया। फिर बोले कि इतने से अब से नहीं होना है, इतना से नहीं होगा। तो फिर उसके बाद हम लोग काम को कैसे एक्सपेंड करें और लार्ज लेवल पे हमको लेकर के जाना था। तो उसके बाद कोविड का टाइम था, बैठे हुए थे, तो इन सारी चीज़ पे सारा चीज़ चल रहा था। उसके बाद फिर
पता चला स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के बारे में। कोविड के जस्ट टाइम पास ना सिर्फ 400 रुपये थे और मुझे आना था पटना। और उसके बाद पटना आने के बाद 400 रुपये में कैसे आप रह सकते हो सोच लो। और क्या था ना, जिस दिन 400 रुपये थे ना, तो क्या होता है ना कि जब आपके पास जब चीज़ें कम होती है ना तो प्रॉब्लम भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो उस दिन क्या हुआ कि मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। तो फिर अचानक से जिस टाइम ट्रेन का टाइम हो उससे 1 घंटे पहले मुझे नींद आ गया। अब ट्रेन का टाइम 5:30 बजे है, तो नींद खुला मेरा, मैं सो के उठा 5 बजे अचानक से कि अरे अरे क्या हो गया, सो गया था क्या। फिर 5 बजे उठा, फिर भागते हुए गया स्टेशन, बैठ गया ट्रेन पे वैसे ही बिना ब्रश के नहाए हुए। फिर 400 रुपये टिकट भी नहीं लिया था उस दिन। फिर उसके बाद फिर हम स्टेशन पहुँचे, स्टेशन में ही फ्रेश हुआ, जो स्टेशन के बाहर आपका जो वॉशरूम वगैरह होता है। फिर वहाँ से सीधे चला गया विकास भवन पटना। वहाँ पे मिला इंडस्ट्री मिनिस्टर उस टाइम शहनवाज हुसैन जी बने थे, उनसे मिला। फिर उन्होंने बताया कि आप मिल लो PS डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री से, उनसे मिला। फिर उनसे मिलने के बाद फिर SIPB में पहुँचा, SIPB सेल के पास गया तो SIPB सेल ने सारा अप्रूवल दिया कि ऐसे ऐसे आप काम करो, ऐसे ऐसे सारा चीज़ आप आगे बढ़ाओ, आपका सारा चीज़ हो जाएगा, अच्छा है। तो फिर उसके बाद फिर मैं घर गया, फिर वहाँ से SIPB में अप्लाई किया। SIPB में अप्लाई करने के बाद फिर मैंने सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मेरे को अप्रूवल मिल गया। उसके बाद काम स्टार्ट करना था, अप्रूवल तो मिल गया, अब काम स्टार्ट करना, मशीन के लिए पैसा चाहिए, मशीन के लिए कहाँ से आएगा। कुछ अपनी सेविंग से लगाया, कुछ फैमिली वालों से लिया, कुछ भाई से लिया। तो इस तरह से अर्ज करते करते 62 लाख रुपए मैंने कैश मशीन वाले को अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फिर बाकी का बचा मशीन का पैसा, वो कहाँ से आएगा, वो फिर कैसे होगा। तो फिर मैंने उसके लिए बैंक से लिया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर मेरा काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अब क्या है कि चलो, अब क्या है, काम चल रहा है, सारा चीज़ चल रहा है, अब इसको एक्सपेंड करना है, एक बड़े लेवल तक लेके जाना है। सिर्फ फुटवेयर नहीं, बाकी फुटवेयर में ही सिर्फ रिसाइकिल नहीं, बाकी सारे प्रोडक्ट्स में रिसाइकिल बेस्ड प्रोडक्ट्स को हम लोग लेकर के आना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग भी अभी बिहार में ही बौसी के पास एक एरिया है गुरुधाम, वहाँ पे हम लोगों ने 3 एकड़ का एरिया अभी देखा है, जहाँ पे हम लोग रिसाइकिल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को लेकर के आएंगे। उसमें क्या है ना कि हम लोग वहाँ पे जितना भी आपका वेस्टेज होता है, मतलब कि जो भी वेस्टेज होता है, वो प्लास्टिक से वेस्ट हो या फिर मेटल से वेस्ट हो या फिर पेपर बेस्ड वेस्ट हो, तो उन सारी चीज़ को हम लोग सेग्रीगेट करके, चैनल करके, अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ाइन हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे नए प्रोडक्ट्स बनाने में। तो इस चीज़ के लिए हमारी टीम, मैं खुद, इन सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इन अपकमिंग डेट्स हम लोग इसको चालू भी स्टार्ट भी कर लेंगे 2026 से। और फिर अभी क्या है कि हमारी कंपनी जो है दिसंबर तक में SME IPOs भी लॉन्च करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अभी और बढ़ रहे, धीरे धीरे, आप देखते कहाँ तक चलते हैं। अगला सवाल होगा, एक टाइम आता है जब हम लोग टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, सब कुछ बिजनेस पूरा बर्बाद हो चुका होता है, मतलब समझ में नहीं, जैसे कि बिजनेस है, ऑर्डर आना बंद हो जाता है, ये जो कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो खत्म हो जाता है, उस टाइम बाउंस बैक कैसे किया था? कैश फ्लो का रीज़न होता है क्या ना कि कैश फ्लो रुकने का रीज़न होता है कि हम लोग अपना मार्केट बनाने के चक्कर में ना क्रेडिट दे देते हैं। तो वो कैश फ्लो का सबसे मेन रीज़न होता है रुकने का। दूसरा कि हम लोग टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, तो कैश फ्लो का रीज़न वहाँ पे भी होता है। तीसरा कि हम लोग अपने मार्केट को एक सैचुरेट लेवल पे ही लेकर के चले जाते हैं, ये रीज़न होता है। चौथा कि नहीं, हम लोग को ना यहीं तक करना, उसके आगे नहीं जाना, तो मार्केट सैचुरेट होगा, कैश फ्लो रुक जाएगा आपका, और धीरे धीरे कैश फ्लो इतना कम हो जाएगा कि आपका बिजनेस उधर ही स्टॉप हो जाएगा। तो उसको फिर स्टार्ट करना बहुत बड़ा टफ चीज़ होगा। एंटरप्रेन्योर है, जो एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोच रहा है, तो उसके लिए कुछ सलाह आपका? जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, तो उनके लिए बस एक ही सजेशन है कि अगर वो किसी चीज़ को चाह रहे कि हमें ये करना है, तो बस वो फोकस करे कि नहीं बस ये करना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी। अगर प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो फिर उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और वो काम भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो काम पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है। और जिस चीज़ पे आप सोच रहे हैं कि इस पे काम करना है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली रिसर्च और उसको हम लोग कैसे और डेवलप कर सकें, कैसे और उसको और अच्छा कर सकें, इस पे काम करेंगे तो अच्छा जाएगा वो स्टार्टअप। पढ़ना मत छोड़ो, जो आपका रीडिंग वाला जो आदत होता है ना, उसको मत छोड़ो।
आप जब तक किसी भी चीज़ को देखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। जिस चीज़ में आप काम कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपके पास जो जो सारी चीज़ें हैं, मतलब कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होती हैं या फिर रिसर्च पेपर्स होते हैं या फिर कॉपी होती है या फिर उनके बारे में डिटेलिंग्स होती है, तो उनको आप देखो, उनको समझो और उसके बारे में जो भी क्वेरीज हो तो अपने सीनियर्स लेवल से या फिर जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे आप जानने का कोशिश करो। तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और सही गाइडलाइंस मिलता है सीखने को। बस ये चीज़ है।